अब देखेंगे गुरुत्वीय विभव, ठीक है, गुरुत्वीय विभव। हाँ अच्छा, ब्लू हरे का, ठीक है। ले सकते हैं, ठीक है। देखो गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र कहाँ तक होता है, जहाँ तक गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र का मेरा गुरुत्वाकर्षण बल का प्रभाव रहता है उसको क्या कहा जाएगा, गुरुत्वीय क्षेत्र कहा जाएगा। जैसे मान के चलिए यहाँ पे क्या है आपका, ये क्या है आपका m द्रव्यमान का कोई वस्तु है, ठीक है, जिसके इस वस्तु के कारण क्या होगा, एक गुरुत्वाकर्षण बल लगेगा, आकर्षण बल, है ना। तो मान के चलिए इसका आकर्षण बल है वो यहाँ तक लग रहा है, जो ये जो डब्बा बना है या जो गोलाकार एक वृत्त बना है उसके अंतर्गत लगता है। तो यहीं तक का जो क्षेत्र है वो क्या कहलाएगा, गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र कहलाएगा, ठीक है। गुरुत्वीय विभव क्या होता है, जैसे मान के चलिए कोई बिंदु यहाँ पे अनंत में रखा गया है, ठीक है, एक बिंदु P है जो कहाँ पे रखा गया है, अनंत में। तो बिंदु P को अनंत से गुरुत्वीय क्षेत्र के किसी बिंदु तक, मान लेता हूँ मैं यहाँ से Q तक लाना है, ठीक है। तो क्या गुरुत्वीय विभव क्या होता है, अनंत में रखे किसी बिंदु को गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र के किसी बिंदु तक लाने में जो कार्य करना पड़ता है, ठीक है, उसी को क्या कहा जाता है, उसका गुरुत्वीय विभव कहा जाएगा, ठीक है। समझ में आया, अनंत से किसी बिंदु को गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र के किसी बिंदु तक लाने में जो कार्य करना पड़ता है उसको क्या कहा जाएगा, गुरुत्वीय विभव कहा जाएगा, ठीक है। इसको v से प्रदर्शित करते हैं और v बराबर क्या होता है, कार्य बट्टे हाँ v से प्रदर्शित करेंगे, एक मिनट ना, किससे दर्शाते हैं इसको, हाँ v से दर्शाते हैं, गुरुत्वीय विभव को v से दर्शाते हैं और ये हो जाएगा कार्य बट्टे m, जहाँ m क्या हो जाएगा, इसका द्रव्यमान हो जाएगा, ठीक है, वस्तु का द्रव्यमान होगा और इसका मान हमेशा ऋणात्मक होगा। क्यों ऋणात्मक होगा, क्योंकि हम क्या कर रहे हैं, गुरुत्वाकर्षण के विरुद्ध कार्य कर रहे हैं भाई। इसका बल गुरुत्वाकर्षण के विरुद्ध कार्य करेंगे तो हमेशा जो मान है वो क्या होगा, इसका ऋणात्मक होगा। तो ये किसका मान हो जाएगा, गुरुत्वीय विभव का। इसका अगर तुम क्या निकालोगे, मात्रक कैसे निकलेगा, देखो W मतलब कार्य का मात्रक जूल, ठीक है, M मतलब द्रव्यमान का मतलब किलोग्राम, तो जूल प्रति किलोग्राम। विमेय सूत्र निकालो, विमेय सूत्र क्या निकलेगा, कार्य का विमेय सूत्र क्या होता है, mL² और t के पावर में -2 और इसका मात्रक तो m से m कैंसिल, क्या बच गया, L² और t के पावर में -2। ये क्या निकल गया, इसका विमेय सूत्र, ठीक है। गुरुत्वीय विभव का एक और फार्मूला होता है, ठीक है, एक और फार्मूला क्या होता है, G बराबर हम लिखते हैं G(m/r) माइनस में। इस वाले फार्मूला को भी क्या याद रखना है, ये स्मॉल r होगा, जहाँ कैपिटल M बराबर क्या हो जाएगा, पृथ्वी का द्रव्यमान, R क्या हो जाएगा, पृथ्वी से बिंदु वस्तु की दूरी। बिंदु वस्तु का मतलब होगा छोटा वस्तु, ठीक है, छोटा वस्तु की दूरी। इसको भी आपको याद रखना, दोनों फार्मूला बनते हैं, है ना, गुरुत्वीय विभव से। हो गया, इसके बाद आपको लिखना है गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा। गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा U बराबर होता है -Gm
और बट्टे में हो जाएगा R। इसका फॉर्मूला क्या होता है, सॉरी, ये हो जाएगा स्मॉल r, और ये कैपिटल M मतलब क्या, पृथ्वी के द्रव्यमान, स्मॉल m मतलब वस्तु का द्रव्यमान, ठीक है। और एक होता है गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा में परिवर्तन, स्थितिज ऊर्जा में परिवर्तन, वो कितने के बराबर होगा, डेल U बराबर हम क्या लिखते हैं, mgh, जहाँ h क्या हो जाएगा, h बराबर ऊंचाई है, ठीक है, पृथ्वी तल से, पृथ्वी तल से। इस पर डायरेक्ट क्वेश्चन आता है, मान दे दिया जाए रहेगा, आपको केवल और केवल क्या करना रहेगा, कैलकुलेशन करना रहेगा। जैसे हो गया, हो गया। एक सवाल लिखना जल्दी से, 100 किलोग्राम की एक वस्तु को 100 किलोग्राम की एक वस्तु को पृथ्वी की सतह से 100 मीटर ऊपर उठाने में 100 मीटर ऊपर उठाने में उसके स्थितिज ऊर्जा में वृद्धि की गणना कीजिए। उसके स्थितिज ऊर्जा में वृद्धि की गणना कीजिए। यदि g बराबर 10 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर हो, स्मॉल g, बनाओ। m का मान कितना है, 100, और h का मान कितना है, हाँ, और g का मान 10। तो बना लो, गुना बस तो करना है ना। डिवाइड क्यों कर रही हो रे, डिवाइड क्यों करोगे, जी क्या, अरे स्मॉल जी भाई, तुमको स्थितिज ऊर्जा में वृद्धि, ये क्या है, इसका मतलब क्या है, परिवर्तन ही है ना, परिवर्तन में वृद्धि भी होता है और कमी भी होता है। तो डेल यू का मान ही तो निकालना है भाई। m का मान 100 दिया है, g का मान 10 दिया है, h का मान 100 दिया है, कितना हो जाएगा, 10 की घात 5, मतलब कि 1 लाख। हो गया। तो ये सूत्र आपको याद रखना है, इस पर सवाल आप कर लेना, ठीक है, क्योंकि इसमें क्या कुछ एक्स्ट्रा कॉन्सेप्ट लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगा, डायरेक्टली क्वेश्चन आएगा आपको, इसका मान दे दिया रहेगा, इसका मान या इसका जी का मान तो दिया नहीं रहेगा, क्योंकि इसका मान कांस्टेंट होता है, सब जगह सेम ही होता है, ठीक है। तो इनका मान दिया रहेगा आपको, या तो फिर इस वाले फार्मूले से भी आ सकता है, ठीक है। अब हम देखते हैं पलायन वेग।
मिटा दूँ? पलायन वेग क्या होता है? पढ़े हो पलायन वेग, याद है कुछ? क्या होता है? पलायन का मतलब क्या होता है? एक स्थान से दूसरे स्थान चले जाना, ठीक है। तो जब भी क्या होता है, हम किसी वस्तु को ऊपर फेंकते हैं तो वो क्या हो जाता है, फिर से वापस से नीचे गिर जाता है गुरुत्वाकर्षण बल के कारण, है ना। लेकिन कई बार रॉकेट नीचे गिरता है क्या? नहीं गिरता है। अंतरिक्ष यान नीचे गिरता है? क्यों नहीं गिरता है? बहुत ज़्यादा ऊपर चल देते हैं, है ना। इसका मतलब क्या है कि जब भी हम किसी वस्तु को क्या करते हैं, ऊपर फेंकते हैं और वो गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र को पार कर जाता है, ठीक है, तो इसको क्या कहा जाता है? पलायन वेग कहा जाता है, ठीक है। अगर किसी वस्तु को ऊपर फेंकने पर वो क्या करता है, गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र को पार कर जाता है और वापस से पृथ्वी पर नहीं आता, तो उसके इस वेग को क्या कहा जाएगा? पलायन वेग कहा जाएगा, ठीक है। पलायन वेग को v से शो कर सकते हैं, ठीक है। तो v बराबर हम क्या लिखते हैं? देखो, इसका फार्मूला में 2-3 फार्मूले आपको याद रखने हैं, ठीक है। जो पहला जो फार्मूला होगा उसमें याद रखने के लिए वो क्या होगा, जैसे v का स्क्वायर बराबर क्या लिखेंगे? GME। देखो मैं कैपिटल M बस लिख रहा हूँ ना, कैपिटल M लिखूँगा, उसका मतलब आप क्या समझ लेना, कैपिटल M का मतलब पृथ्वी का द्रव्यमान समझ लेना, ठीक है। और ये हो जाएगा R। कैपिटल R लिखूँगा मतलब वो पृथ्वी की त्रिज्या, स्मॉल r रहेगा तो वो एक वस्तु और दूसरे वस्तु के बीच की दूरी, ठीक है। ये वाला एक फार्मूला हो गया, इसको याद रखना है, ठीक है। अब स्क्वायर को उधर भेज दो तो क्या हो जाएगा? v बराबर पूरे में रूट बन जाएगा, तो 2gm बट्टे में r। परंतु क्या होता है, देखो स्मॉल g बराबर क्या पढ़े थे? gm बट्टे r पढ़े थे। इसको इधर भेज दो तो क्या हो जाएगा? gr बराबर क्या आ जाएगा? gm। अब gm की जगह पे मैं क्या लिख सकता हूँ? gr लिख सकता हूँ, ठीक है, यहाँ से। तो v बराबर क्या लिख सकते हैं? देखो 2gm के बदले में क्या लिखना है? gr, और नीचे में क्या है? r। एक मिनट, यहाँ पे r स्क्वायर होगा ना, सॉरी यहाँ पे r स्क्वायर आता है ना, तो यहाँ पे स्क्वायर हो जाएगा, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? r स्क्वायर, और यहाँ से एक r और एक r कैंसिल, तो v बराबर क्या हो जाएगा? 2gr। ये किसका सूत्र है? पलायन वेग का सूत्र है, ठीक है। पृथ्वी पर पलायन वेग का मान कितना होता है? पृथ्वी पर पलायन वेग का मान कितना है, पता है क्या? कितना होता है? 11.2 किलोमीटर प्रति सेकेंड, ठीक है। और चंद्रमा पर क्या होता है? चंद्रमा पर होता है ये 2.4 किलोमीटर प्रति सेकेंड, ठीक है। चंद्रमा पर वायुमंडल नहीं पाया जाता है, सुने हो कि नहीं सुने हो, है ना। कारण क्या है? चंद्रमा पर वायुमंडल नहीं पाया जाता है, उसका कारण है पलायन वेग, ठीक है। क्योंकि वहाँ पे जो गैस बनता है वो उसका वहाँ का जो पलायन वेग का मान है क्या है? वो बहुत कम है, तो गैस आसानी से इतना वेग प्राप्त कर लेते हैं। इतना की स्पीड अगर किसी को दे देते हो आप, है ना, तो इसका मतलब क्या है? वो गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र को पार कर जाएगा। तो जो चंद्रमा के जो वायुमंडल है वहाँ पे जो गैस बनते हैं, ठीक है, तो उसका जो वेग है वो 2 किलोमीटर प्रति सेकेंड बन सकता है आसानी से। तो उनका जो वेग है वो क्या हो जाता है? इतना प्राप्त कर लेते हैं और वो अपने पूरा उड़ जाता है, मतलब वायुमंडल को पार कर जाता है, तो वहाँ पे गैस नहीं बन पाता, इसीलिए वहाँ पे वायुमंडल नहीं है। पृथ्वी पर पलायन वेग का मान ज़्यादा है ना, तो यहाँ पे जो गैस है वो इतना वेग प्राप्त नहीं कर पाते, इसीलिए वो पृथ्वी का यहीं रह जाते हैं, मतलब गुरुत्वाकर्षण आकर्षण में ही रह जाते हैं, जिससे वायुमंडल का निर्माण होता है। चंद्रमा में 2.4 और इसमें 11 किलोमीटर, ठीक है। अब देखो ये जो हम लोगों ने निकाला है वो कहाँ पे निकाला है? पृथ्वी की सतह पे निकाला है, पृथ्वी की सतह पर। और पृथ्वी की सतह से h ऊंचाई पर निकालोगे तो उसमें h लगा दोगे, है ना। पृथ्वी की सतह से h ऊंचाई पर, पृथ्वी की सतह से h ऊंचाई पर कितना हो जाएगा? यहाँ पे क्या लिख सकते हो?
यहाँ पे तुम लिख सकते हो 2gm और r प्लस h, ये फॉर्मूला बन जाएगा। ठीक है, जैसे फिर वही जो पिछले पढ़े थे वैसे एक कॉन्सेप्ट है। ठीक है, उसी पर एक सवाल बनेगा। चलो सवाल को लिखना हो गया। पृथ्वी तल से किसी पिंड का पलायन वेग, पृथ्वी तल से किसी पिंड का पलायन वेग 11.2 किलोमीटर प्रति सेकेंड है। 11.2 किलोमीटर प्रति सेकेंड है। यदि अन्य ग्रह की त्रिज्या, यदि अन्य ग्रह की त्रिज्या पृथ्वी की त्रिज्या की आधी है, यदि अन्य ग्रह की त्रिज्या पृथ्वी की त्रिज्या की आधी है और उसका द्रव्यमान पृथ्वी के द्रव्यमान के 1/4 भाग के बराबर है, 1/4 भाग के बराबर है, एक मिनट ना, तो उसका पलायन वेग कितना होगा? यहाँ पे तो सवाल समझो। सवाल में क्या बोला जा रहा है, आपको पलायन वेग का मान ज्ञात करना है, लेकिन पृथ्वी पर नहीं करना है, दूसरे ग्रह पर करना है। ठीक है, यही है ना। पृथ्वी पर तो बता दिया गया है कितना है, 11.2 किलोमीटर है, किलोमीटर प्रति सेकेंड है। ठीक है, आपको क्या पूछा जा रहा है, किसी दूसरे ग्रह में पलायन वेग का मान बताना है, और उस ग्रह के लिए कंडीशन क्या बताया है, जो ग्रह की त्रिज्या है वो कितना है, पृथ्वी की त्रिज्या का आधा है, और उसका द्रव्यमान क्या है, पृथ्वी के द्रव्यमान का 1/4 है। ठीक है, सेम करना है जैसे हम लोग अभी पिछले में किए थे। फार्मूला यही रहेगा, फार्मूला में पुट करना है, जो m का द्रव्यमान है उसका 1/4 लेना है, जो r है उसको आधा लेना है। ठीक है, हमारे पास फार्मूला क्या है, ये है फार्मूला। ठीक है, अगर मान लेते हैं हम पृथ्वी की सतह पर निकालते हैं, अगर इसको हम मान लेते हैं पृथ्वी की सतह पर, इसको क्या मान लेते हैं, पृथ्वी की सतह पर, तो ये कितने के बराबर दिया है हमको, 11.2 किलोमीटर प्रति सेकेंड के बराबर दिया है। ठीक है, मान लेते हैं, माना अन्य ग्रह पर पलायन वेग, मैं इसको क्या मान लेता हूँ, v डैश मान लेता हूँ। ठीक है, कितने के बराबर हो जाएगा, 2m, ग्रह को क्या कहते हैं, प्लैनेट कहते हैं, तो मैं इसको p लिख लेता हूँ। ठीक है, तो g और ये mp, और इसको मैं क्या ले लेता हूँ, rp हो जाएगा। ठीक है, अब देखो प्रश्न में क्या बोला गया है, ये जो ग्रह है ना, जो हम लोग ग्रह ले रहे हैं उसका त्रिज्या कितना लेना है, पृथ्वी के त्रिज्या के आधे लेना है, मतलब rb का मान r/2 होगा। ठीक है, और जो इसका द्रव्यमान है वो कितना लेना है हमको,
पृथ्वी के द्रव्यमान का 1/4 हिस्सा लेना है। मतलब फिर से क्या हो जाएगा, जो mp का मान है वो कितने के बराबर हो जाएगा, m/4 के बराबर हो जाएगा, यही होगा, है ना। अब फिर से यहाँ पे वैल्यू रख दो, तो v' बराबर क्या हो जाएगा, 2g। m का मान कितने के बराबर रखना है, m/4 के बराबर, और r का मान कितने के बराबर रखना है, r/2 के बराबर, ठीक है। अगर तुम इसको देखोगे तो ये जो 2 है इसको कैंसिल कर देगा, ठीक है। तो कितने बार में जाएगा, 2 एकम 2 और 2 दूनी 4। चलो एक बार इसको ऐसे लिखते हैं, ये वाला वैल्यू ऊपर चला जाएगा, v' बराबर क्या हो जाएगा, देखो 2gm, ठीक है। और बट्टे में क्या आ जाएगा, 4 और r, और ये वाला जो 2 है वो कहाँ चला जाएगा, ऊपर। तो 2 से 2 बार में ये कैंसिल बचा। क्या इस वाले 2 को अभी कैंसिल नहीं कर रहे हैं, ठीक है, क्यों नहीं कर रहे हैं वो देखते हैं। 2gm और नीचे में क्या बच गया, 2r, ये बच गया, ठीक है। इसको देखो, इसको मैं कैसे लिख सकता हूँ, जो इसका रूट है इसको अलग से लिख सकते हैं। कैसे लिख सकते हैं, इसको मैं क्या कर रहा हूँ, इस पूरे वैल्यू को मैं एक साथ लिख देता हूँ, ठीक है। और इसको मैं लिख रहा हूँ 1/√2, वही होगा, ठीक है। क्योंकि जो √2 है, √2 का अंदर में क्या हो सकता है, गुना हो जाता है। जब वैल्यू सेम नहीं रहता तो क्या होता है, अंदर में गुना हो जाता है। जैसे क्या होता है, जैसे आपको m का करना है और √m का इनका गुना करना है तो क्या करते हो, mn करते हो ना, ठीक है। जब सेम रहता है तो रूट क्या हो जाता है, हट जाता है। अभी जो √2 है इसके सेम में नहीं है तो रूट नहीं हटेगा। और इस पूरे वैल्यू के बराबर क्या है, देखो v के बराबर है। इस पूरा वैल्यू कितने के बराबर है, देखो v के बराबर आ रहा है ना। मतलब मैं क्या लिख सकता हूँ, v' और 1/√2, और इसको मैं लिख सकता हूँ ve, है ना। और v का मान कितने के बराबर है, तो 1/2 और गुना में क्या हो जाएगा, 11.2। तो इसका मान टोटल कितना आ रहा है, 11.2 और √2, और √2 का मान कितना होता है, 1.414। इसको चाहो तो सॉल्यूशन कर सकते हो, या तो फिर ऑप्शन में दिया रहेगा उसके हिसाब से आपका आंसर बनेगा, ठीक है। तो देखो इस तरह के कितने सवाल आ रहे हैं, जितना भी हम लोग पढ़ रहे हैं ज़्यादातर सवाल यही हो रहा है कि जब इसका मान इतने के बराबर है या इसका मान इतने के बराबर है, उस टाइम पे याद कीजिए ये अलग ग्रह में कितना होगा, है ना। जैसे जी का मान दूसरे जगह पे कितना होगा, यदि उसका द्रव्यमान पृथ्वी के द्रव्यमान का इतना हिस्सा हो, है ना। इस तरह के सवाल ज़्यादा आते हैं। उपग्रह क्या होता है, जो ग्रह की परिक्रमा करता है, ठीक है। जो सूर्य की परिक्रमा करता है उसको किस नाम से जानते हैं, ग्रह कहते हैं, ठीक है। और जो ग्रह की परिक्रमा करता है उसको क्या कहा जाता है, उपग्रह कहा जाता है। तो उपग्रह प्राकृतिक भी होते हैं और कृत्रिम भी होते हैं। कृत्रिम जो मानव निर्मित होता है, और प्राकृतिक जो पहले से ही क्या है, विद्यमान। तो पृथ्वी का एकमात्र प्राकृतिक उपग्रह है, कौन है, चंद्रमा, ठीक है। पृथ्वी का एकमात्र प्राकृतिक उपग्रह है जिसको हम चंद्रमा के नाम से जानते हैं। कृत्रिम उपग्रह बहुत सारे हैं, है ना, क्योंकि जो वैज्ञानिक है वो भेजते हैं। सबसे पहले जो भेजा गया था उसका नाम था आर्यभट्ट, ठीक है। जो सबसे पहला कृत्रिम उपग्रह भेजा गया था भारत के द्वारा उसका नाम था आर्यभट्ट।
हो गया। देखो जो उपग्रह है उसको कैसे स्थापित किया जाता है, जो उपग्रह है उसको ना सूर्य और पृथ्वी दोनों के ऐसे जगह पे स्थापित किया जाता है जहाँ पे जो गुरुत्वाकर्षण बल है वो बैलेंस रहे, ठीक है। क्योंकि सूर्य का द्रव्यमान क्या है, पृथ्वी से बहुत ज़्यादा है ना, तो उसका द्रव्यमान ज़्यादा है, मतलब वो उपग्रह को अपनी ओर आकर्षित कर लेगा। और उपग्रह का जो द्रव्यमान है वो पृथ्वी से भी कम रहता है, तो पृथ्वी भी अपनी ओर आकर्षित करेगा। मतलब ऐसी जगह पे स्थापित किया जाता है जो उपग्रह, जो पृथ्वी का जो गुरुत्वाकर्षण बल है और सूर्य का जो गुरुत्वाकर्षण बल है वो एक दूसरे से क्या रहे, बैलेंस रहे, वैसे जगह पे स्थापित किया जाता है। और जो उपग्रह है वो क्या करता है, पृथ्वी के चारों ओर परिक्रमा करता है, ठीक है। मतलब जो भी है, जैसे भी वृत्ताकार या दीर्घ वृत्ताकार कक्षक में क्या करता है, वो परिक्रमा करता है। ज़्यादातर दीर्घ वृत्ताकार रहता है, उसको हम वृत्ताकार के नाम से पढ़ते हैं। तो उपग्रह जिस गति से परिक्रमा करता है ना, किसी भी ग्रह की, उसको हम किस नाम से जानते हैं, कक्षीय चाल के नाम से जानते हैं, ठीक है। जिस भी स्पीड से वो क्या करता है, परिक्रमा करता है, उसको कक्षीय चाल के नाम से जानते हैं। तो उसका कक्षीय चाल कितना होता है, ठीक है। तो हेडिंग डालना उपग्रह का कक्षीय चाल। कल मैंने एक दिन आप लोगों को बताया था कि कोई भी अगर पिंड है उसको वृत्तीय गति करना है तो सबसे पहला इंपॉर्टेंट कार्य मतलब कब कर पाएगा वो, कोई भी पिंड वृत्तीय गति कब कर पाता है, किसी भी पिंड को वृत्तीय गति करना है तो सबसे ज़रूरी चीज़ क्या है, अभिकेंद्र बल, ठीक है। अगर किसी भी पिंड को क्या करना है, वृत्तीय गति करना है तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है, अभिकेंद्र बल। अगर अभिकेंद्र बल नहीं है तो कोई भी पिंड वृत्तीय गति नहीं कर सकता, ठीक है। तो कोई भी ग्रह है वो भी तो वृत्तीय गति कर रहा है ना, तो उसको अभिकेंद्र बल मिलेगा। और अभिकेंद्र बल कहाँ से मिलेगा, पृथ्वी से मिलेगा, क्योंकि सेंटर में क्या है भाई, पृथ्वी ही तो है ना। और अभिकेंद्र बल कहाँ से मिलता है, सेंटर से मिलता है, केंद्र से, ठीक है। तो उसको जो अभिकेंद्र बल मिलेगा वो कहाँ से मिलेगा, पृथ्वी से। और किस रूप में मिलेगा भाई, पृथ्वी उस पर क्या लगा रहा है, गुरुत्वाकर्षण बल लगा रहा है ना। पृथ्वी क्या करेगा, उस पर गुरुत्वाकर्षण बल लगाएगा, और यही गुरुत्वाकर्षण बल उसके किस रूप में मिल रहा है, उसको अभिकेंद्र बल के रूप में मिलेगा, ठीक है। और इसी अभिकेंद्र बल के कारण वो क्या कर पाएगा, उसका चारों ओर चक्कर लगा पाएगा, ठीक है। यार ये फंस रहा है, ठीक है। समझ में आया कैसे होगा। कोई भी पिंड को वृत्तीय गति करने के लिए इंपॉर्टेंट क्या है, अभिकेंद्र बल मिलना चाहिए। अभिकेंद्र बल नहीं मिलेगा तो कोई भी पिंड गति नहीं कर पाएगा, वृत्तीय गति, ठीक है। और अभिकेंद्र बल केंद्र से मिलता है, तो इसके केंद्र में कौन है, पृथ्वी है, तो पृथ्वी से मिलेगा अभिकेंद्र बल। जरूरी नहीं है कि अभिकेंद्र बल अपने आप में ही रहेगा, वो किसी न किसी रूप में मिलना चाहिए। जैसे आप रस्सी में पत्थर को बांध के घुमाते हो, ठीक है, तो अभिकेंद्र बल किस रूप में मिलता है, रस्सी में तनाव उत्पन्न होता है ना, रस्सी तन जाता है ना, तो तनाव के रूप में मिलता है अभिकेंद्र बल, ठीक है। तो यहाँ पे किस रूप में मिलेगा, गुरुत्वाकर्षण के रूप में। इसका मतलब क्या हो जाएगा, जो अभिकेंद्र बल मिलेगा पृथ्वी से, जो अभिकेंद्र बल मिलेगा वो किसके बराबर होगा, पृथ्वी से मिलने वाले गुरुत्वाकर्षण बल के बराबर होगा, गुरुत्वाकर्षण बल के बराबर होगा। इसका अभिकेंद्र बल का फार्मूला क्या होता है, mv²/r। गुरुत्वाकर्षण बल का फार्मूला Gm/r², ठीक है। एक r से एक r कैंसिल, m से m भी कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। बचेगा क्या, v² इधर बच जाएगा Gm/r, v² को उधर भेज दोगे तो Gm/r। ये क्या हो जाएगा, जब सतह क्या है, जब ये जो ग्रह है वो एक निश्चित दूरी पर है, मतलब r दूरी पर है, ठीक है। r दूरी पर है जो ग्रह है, कहाँ पे है, पृथ्वी से r दूरी पर है। उसको थोड़ा सा और दूर भेज देंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे हम इसको इस रूप में भी लिख सकते हैं, Gm/r+h। मतलब कि अगर ग्रह की ऊंचाई और थोड़ा सा बढ़ा देते हैं, h ऊंचाई और बढ़ा देते हैं, तो उस कंडीशन में हम किसको क्या लिख सकते हैं, r+h। जैसे उसमें g में करते थे ना, h ऊंचाई पर ले जाते थे तो क्या करते थे, क्या गिर रहे, r+h के बराबर है ना। तो ये किसका फार्मूला है, कक्षीय
चाल का, ठीक है। इसको V0 भी लिख सकते हो, आपके ऊपर है। इसको थोड़ा सा और देखो, जो डिब्बा बना रहा हूँ वो सब इम्पोर्टेंट है ना, परंतु G बराबर क्या लिखते हैं भाई, GM/R। GR बराबर क्या होता है, GM होता है। GM का वैल्यू रख दो यहाँ पे, तो क्या हो जाएगा, V बराबर हो जाएगा GR, और बट्टे में क्या हो जाएगा, R+H, ठीक है। 1 मिनट, कैपिटल R लेंगे। यहाँ पे कैपिटल R लेना है, यहाँ पे वो वाला है, ठीक है। H ऊंचाई पर लिख लेना, यहाँ पे H ऊंचाई पर, इसको भी कैपिटल R लेना है ना। V बराबर क्या हो जाएगा, देखो रूट से कोई भी वैल्यू बाहर निकलता है तो स्क्वायर के रूप में निकलता है, +H। ये भी एक क्या होगा, फॉर्मूला होगा। ये कब की कंडीशन में है, जब उपग्रह की दूरी पृथ्वी से कितनी दूरी पर है, h ऊंचाई पर है ना। पृथ्वी से कितनी ऊंचाई पर है, h ऊंचाई पर। अब हम एक कंडीशन लेते हैं, जैसे ये हमारा पृथ्वी हो गया, मान लेते हैं ये वाला, ये उपग्रह का कक्ष है, ठीक है, जिसका डिस्टेंस कितना लिए थे, h लिए थे, ठीक है। अगर हम उपग्रह को पृथ्वी के अत्यंत निकट मान लेते हैं, ठीक है, अत्यंत निकट का मतलब क्या हो जाएगा, जो R+H का मान है वो कितने के बराबर ले लेते हैं, उसको हम R के बराबर ले लेते हैं। अत्यंत निकट का मतलब क्या हो जाएगा, जो इसका दूरी है उसको त्रिज्या मतलब पृथ्वी के सतह पर ला लेते हैं, ठीक है, मतलब सतह के करीब ला लेते हैं। तो जो R+H का मान है वो कितने के बराबर हो जाएगा, R के बराबर हो जाएगा। अभी R+H क्या है, ये है R+H क्या होगा, ये वाला होगा ना, R+H, इतना दूर है। अब H को हम कहाँ तक ला रहे हैं, यही मिला रहे हैं, पृथ्वी की सतह पर ला रहे हैं। तो अब दूरी क्या हो जाएगा, केवल R के बराबर हो जाएगा, मतलब R+H किसके इक्वल हो जाएगा, R के बराबर। या इसको ऐसे लिख सकते हो, यदि उपग्रह पृथ्वी के अत्यंत निकट हो, पृथ्वी के अत्यंत निकट हो, अर्थात जो R+H है, या इसको ऐसे लिख सकते हैं, जो H है वो लेस देन क्या हो, R हो, या इसको ऐसे लिख सकते हैं, अर्थात R+H = R हो। तब यहाँ पे लिख दे, वैल्यू रखेंगे तो क्या हो जाएगा, R² है जी, R+H को क्या लिख सकता हूँ, केवल R, ठीक है। अब इसको अंदर भेज दो, अंदर भेजोगे तो क्या हो जाएगा, V बराबर GR, ठीक है, √, यहीं पे कुछ गलत हो रहा है क्या हो जाएगा, GR है ना, GR बट्टे में R। 1 मिनट, कुछ मिस्टेक हो रहा है, R रुक जाओ, यहाँ ये पूरा लिख लिए क्या, हाँ, यहाँ पे कुछ गलती कर ली है ना। गलती कहाँ पे की है, यहाँ पे R² आता है, हर बार भूल जाते हैं ना, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, स्क्वायर आ जाएगा। तो यहाँ भी क्या आ जाता है, स्क्वायर आ जाता। अब स्क्वायर से रूट बस निकल, स्क्वायर है तो स्क्वायर और रूट क्या हो जाता है, कैंसिल हो जाता है। तो अब जब R को अंदर भेजेंगे तो वो किस रूप में जाएगा, R² के रूप में जाएगा। तो एक R से एक R क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। तो V बराबर क्या आ जाएगा, √GR, ठीक है, ये निकलेगा। यहाँ पे मिस्टेक हो जाता है, याद रखना, G बराबर क्या लिखते हैं हम, GM/R² होता है ना, तो स्क्वायर लगाना भूल जाते हैं, तो यहाँ पे ठीक है स्क्वायर आएगा। अब स्क्वायर आ जाएगा तो देखो क्या हो जाएगा, स्क्वायर और इसका रूट कैंसिल, तो R बाहर निकल जाएगा, ठीक है। अब R+H किसके बराबर हो जाएगा, जब पृथ्वी के एकदम निकट ला लेंगे तो उसको R के बराबर हो जाएगा। तो R+H का मान R के बराबर, जब इस वाले R को अंदर भेजोगे तो वो स्क्वायर बन के जाएगा, है ना। क्यों बन के जाएगा, स्क्वायर बन के, क्योंकि ये निकला कैसे था, स्क्वायर से R बन के निकला था ना, तो फिर अंदर जाएगा तो R² हो जाएगा।
इसके बाद पलायन वेग व कक्षीय चाल में संबंध। कक्षीय चाल में संबंध बहुत छोटा सा रिलेशन है ना। पलायन वेग का फार्मूला क्या लिखे थे? v बराबर क्या लिखे थे? √2g/r, ठीक है। और कक्षीय चाल बराबर क्या लिखे? v बराबर लिखे हैं g/r, ठीक है। इसको अगर हम क्या करते हैं, समीकरण 2 में समीकरण 1 का डिवाइड कर दो। इसको 1 मान लो, इसको 2 मान लो, तो v/v बराबर क्या हो जाएगा? 2g/r, है ना, और बट्टे में gr। क्या क्या कैंसिल हो जाएगा? ये वाला gr वाला ये वाला gr से कैंसिल हो जाएगा, है ना। ऊपर में क्या बचेगा? केवल और केवल √2। इसको इधर भेज दो, तो v बराबर √2 इंटू v। इसका मतलब क्या है? ये क्या है? आपका पलायन वेग है, √2 इंटू कक्षीय चाल। कपाट को लगा देते रहे। उसको लगा रहे। ओए लइका मन इसने बोल के पढ़ावे तो मजा आता है ना। नार के आ गया। पृथ्वी की त्रिज्या कितनी है पता है तुम लोगों को? पृथ्वी की त्रिज्या कितनी है? नहीं बता रहे? 6400 किलोमीटर होता है, ठीक है। पृथ्वी की त्रिज्या 6400 किलोमीटर। पृथ्वी को सूर्य का एक चक्कर लगाने में कितना दिन लगता है? 365 दिन। अब ये साल कितना लगी सुई था? ये साल तो 24 है ना, तो एक दिन तो बढ़ जाता है कि नहीं बढ़ जाता रे? बढ़ता है ना, लेकिन 365 दिन ही होता है, ठीक है। और जो चंद्रमा है उसको पृथ्वी के एक चक्कर लगाने में कितना दिन लगता है? चंद्रमा भी तो पृथ्वी का परिक्रमा करता है ना, 27 दिन, ठीक है। उसको कितने दिन लगता है? 27 दिन, कुछ घंटे और लगता है, लेकिन 27 दिन मेन रहता है। चलो एक छोटा सा सवाल। यदि चंद्रमा के तल में किसी वस्तु का पलायन वेग यदि चंद्रमा के तल में किसी वस्तु का पलायन वेग 7.9 किलोमीटर प्रति सेकेंड, 7.92 लिख लेना ना, 7.92 किलोमीटर प्रति सेकेंड हो, तो उसके परितः चंद्रमा की परिक्रमा करने वाले किसी ग्रह चंद्रमा की परिक्रमा करने वाले किसी उपग्रह है ना की कक्षीय चाल क्या होगा? किसी उपग्रह की कक्षीय चाल क्या होगा?
है ना। v का मान दिया है, v का मान निकालना है तो निकाल लो। कितना आया? चलो भाग भी देना। √2 का मान कितना ले लेना? 1.14। 2 अंक तक दिया है सामने वाला में, तो तुम भी 2 अंक तक ले लो। हो गया रे? नहीं निकल रहा है? अरे भाई कितना निकला? 900। 900 कैसे निकल जाएगा? इतना सारा तो वैल्यू ही नहीं है। 7.900 कैसे निकल जाएगा भाई? देखो v का मान कितना दिया है? 7.92 बराबर √2 और इंटू v का मान निकालना है, तो v बराबर क्या हो जाएगा? 7.92 बट्टे में √2। अब √2 का मान कितना होता है भाई? 1.14 लेना है बोला था, है ना? 1.41 है ना। दोनों जगह दशमलव हट जाएगा, ठीक है। आएगा कितना? इसको 792 बट्टे 141। अब देखो है कैसे गुना करोगे? इसका मान दिया ना, पलायन वेग ये है भाई, ये तो कक्षीय जाल है ना। ये क्या है? v मतलब स्कैप मतलब होता है पलायन, ठीक है। और ये है आपका कक्षीय जाल। इसको चाहो तो v0 लिख लेना, ऑर्बिटल वेलोसिटी। ये क्या हो जाएगा? 792 141। 141 का गुणा करो तो 792 के करीब जाएगा। देखो 100 रहता तो ये 5-7 बार गुना करते हैं, लेकिन 100 से 40 ज़्यादा है। 5 बार करोगे तो 4 5 20, 200 करीब हो जाएगा, मतलब 5 बार के कुछ करीब जाएगा। 5 से गुना करके देख लेते हैं। 141 गुना 5 तो कितना हो जाएगा? 5 0 और ये क्या हो जाएगा? 1 और 1 6, 605। इसमें 141 जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा? 1 मिनट, गलत कर दिए क्या? 5 का हाँ ये मैं करूँगा। चलो यहाँ पे करते हैं। 792 को हमको किससे डिवाइड करना है? 141 से डिवाइड करना है, ठीक है। पहले ऑप्शन में हमको अप्रोक्स वैल्यू की तरफ जाना है। मतलब कि क्या है? जैसे हम लोग ये 100 रहता मान लेते हैं, है ना। 100 रहता तो कितने बार में जाता है? ये 7 के बार में के करीब में चला जाता है, लेकिन इसके साथ में 140 भी लगा है ना। अब 140 का तुम 7 बार करोगे तो बहुत ज़्यादा हो जाएगा, तो 6 बार करो या तो फिर 5 बार करो। जैसे 5 बार करके देख लेते हैं, क्योंकि 4 पंच करोगे तो है ना कितना आ जाएगा? 5 एकम 5 और ये 0, 5 एकम 5 और 2 7। अब इसमें 141 जोड़ोगे तो 792 से ज़्यादा आ जाएगा। मतलब कितना आएगा इसका मान?
5 आएगा, पॉइंट में कुछ आएगा तो ऑप्शन में देख लेना, ठीक है। पूरा कैलकुलेशन करने की ज़रूरत नहीं रहेगा जब ऑप्शन ऐसा दिया रहेगा तो, ठीक है। और ऑप्शन में एकदम ये ऐसा नहीं रहेगा कि ये 5.41 है, दूसरा ऑप्शन 5.24 है, तीसरा ऑप्शन 5.3, ऐसे नहीं रहता है, ठीक है। ये 5 है तो ये 3 4 दे देगा, भले ऐसे दे देगा, ठीक है, लेकिन एकदम अप्रोक्स वैसे वाला नहीं रहता है। एक बज गया, कुछ बचा है इसमें और टाइम भी 2 बज गया वगैरह। सर रूट 2 का मान कितना बोले सर? 1.414। 1.414 बोले पहले सर। हाँ 1.4 बोल दिया था गलती से, 414 होता है, मैंने कल लिखाया था ना। यस सर। √3 का मान कितना होता है? हाँ कल तो लिखाया था रे, 1.732 लिखे थे कि नहीं लिखे थे? तो याद करो ना भाई, लिंक बस क्यों लिए हो, याद रखना है, ठीक है। चलो ऑप्शन में अगर √2 का नहीं हटाया है तब तो ठीक है, और सॉल्व करके दिया रहेगा तब तो चेक करना पड़ेगा ना, √2 का वैल्यू रखना रहेगा। इसके बाद होता है उपग्रह का परिक्रमण काल, ठीक है। परिक्रमण करने काल का मतलब क्या हो जाएगा? पृथ्वी का एक चक्कर लगाने में लगा समय, और बट्टे में क्या हो जाएगा? जैसे परिक्रमण काल, काल का मतलब क्या हो रहा है? वो समय है ना। समय बराबर क्या लिखते हैं? दूरी बट्टे चाल, ठीक है। तो इसका आवर्तकाल कितने के बराबर, इसको किससे शो करते हैं? आवर्तकाल को t से। दूरी कितना हो जाएगा? देखो पृथ्वी कैसा है भाई, गोल मानते हैं ना, तो पृथ्वी को एक चक्कर लगाने में मतलब यहाँ से यहाँ तक चलने में क्या करना पड़ेगा? उसको वृत्त की परिधि इतना चलना पड़ेगा, है ना। तो वृत्त की परिधि 2πr। चाल अभी कितना लिखे थे? v लिखे थे, है ना। अब यहाँ से इसको सॉल्व करना है ना, t बराबर 2π। r का मान कितने के बराबर हो जाएगा? r का मान कितने के बराबर होगा? देखो r का मान कितने के बराबर होगा? ये पृथ्वी की एक त्रिज्या है ना, और यहाँ पे कोई ग्रह क्या किया है? उपग्रह यहाँ पे स्थापित है, मतलब कि h। तो r का टोटल मान कितने के बराबर है? r प्लस h के मान, तो r प्लस h। और इसका मान कितना निकाले अभी? v बराबर क्या निकाले हो देखो तो, पहले तरफ का समीकरण क्या लिखे हो? v बराबर दिखाओ, v बराबर और लिखे हैं ना पहले। GR वाला तो लास्ट में लिखे थे ना, पहले क्या लिखे थे? कहीं पे ये लिखे हो ना R, और क्या लिखे थे? GR प्लस H, ऐसे लिखे हो कहीं पे? लिखे हो कि नहीं लिखे हो? लिखे हो ना, ठीक है। अब देखो यहाँ से क्या हो जाएगा, इसको डायरेक्टली अब यहाँ पे क्या होगा? देखो अगर मैं सोल्यूशन करूँगा तो ये वाला जब इसको ऊपर भेज देंगे ना तो ये आपस में एक्सचेंज हो जाते हैं, ठीक है। ये दोनों आपस में क्या हो जाएंगे? एक्सचेंज हो जाएंगे। तो क्या हो जाएगा? t बराबर आप लिख सकते हो 2π बट्टे r, और r प्लस h, और ये क्या हो जाएगा? r प्लस h बट्टे g। अब तुम चाहो तो इसको और सॉल्यूशन कर सकते हो, इस दोनों का रूट अलग अलग कर दोगे, ठीक है। इसके पावर में कितना है? 1 है, इसका रूट हटा दोगे तो इसके पावर में कितना बन जाएगा? 1/2। अब गुना होता है तो पावर क्या हो जाता है? जुड़ जाता है। तो 1 प्लस 1/2 कितना हो जाएगा? 3/2 हो जाएगा। तो इसको मैं कैसे भी लिख सकता, ऐसे भी लिख सकता हूँ 2πr और √g, और ये क्या हो जाएगा? r प्लस h और 3/2, ठीक है। चलिए दोनों को याद रख लेना है ना। हाँ, परिक्रमण काल का सूत्र। अब कंडीशन निकलेगा, या इसको हम ऐसे भी तो कर सकते थे, जैसे यहाँ पे r था, इसको अंदर में भेज देता तो स्क्वायर बन जाता।
देखो इसको दूसरा तरीका भी है, ये थोड़ा सा इसको 1 मिनट ना, ये वाला आपको सरल लगेगा। t बराबर इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, जैसे r को आप डायरेक्टली अंदर भेज दोगे r प्लस एच को, तो वो किस रूप में जाएगा, r प्लस एच पहले से r प्लस एच स्क्वायर के रूप में जाएगा, ठीक है, अंदर जाएगा तो स्क्वायर बन के जाएगा, है ना। अब यहाँ से भी जोड़ सकते हो, ठीक है, वैल्यू सेम ही होता है, लेकिन आप जो आपको सरल लग जाए, ठीक है। क्या हो जाएगा, 2 और 1 3, तो r प्लस एच का त्रिघात और नीचे में g, ठीक है। अगर इसको चाहोगे अलग अलग तोड़ोगे तो वैल्यू 3/2 ही आएगा, क्योंकि करनी का मान 1/2 से ऐसे गुना करोगे तो 3/2 ही आएगा, ठीक है। तो आप ऐसे भी कर सकते हो। अब जैसे ऐसे करने का मतलब क्या है, ये क्या था, r प्लस एच, मतलब जब उपग्रह की दूरी क्या था, पृथ्वी की सतह से h ऊंचाई पर था। अब फिर से उपग्रह को अगर हम पृथ्वी की सतह पर मानेंगे, मतलब r प्लस एच का मान कितने के बराबर हो जाएगा, r के बराबर हो जाएगा। तो पृथ्वी की सतह के अत्यंत निकट क्या हो जाएगा, परिक्रमण काल t बराबर हो जाएगा 2 पाई r, ये वाला वैल्यू केवल r का क्यूब हो जाएगा और ये हो जाएगा g, ठीक है। फिर से चाहोगे तो एक r स्क्वायर, मतलब 1r क्या हो जाएगा, इसको कैसे लिखोगे फिर से, चलो इसको यहीं पे रख देते हैं, 2 पाई r इंटू आर स्क्वायर लिख सकते हो, इसको स्क्वायर बाहर आ जाएगा तो 2 पाई बट्टे r और ये r बट्टे g, यही होगा। तो r से r कैंसिल, तो 2 पाई बराबर r बट्टे g। देखो कई सारे फार्मूले बन जाते हैं ना एक फार्मूले से, तो ये सब आपको यहाँ आना चाहिए। और कुछ बच गया है क्या, एक चीज़ और बच गया है इसमें, केपलर के नियम पता है, केपलर सुने हो कि नहीं सुने हो, केपलर और गैलीलियो, है ना, उन्होंने ही ग्रह के बारे में सबसे पहले खोजबीन किया था, गैलीलियो और केपलर ने। तो केपलर ने ग्रह संबंधी 3 नियम दिए थे। पहला नियम क्या था कि सभी ग्रह क्या करते हैं, सूर्य के चारों ओर, मतलब सूर्य के वृत्ताकार पथ में क्या करता है, परिक्रमा करता है। और सूर्य कहाँ रहता है, सूर्य कहाँ रहता है, चलो मेरे को एक बात बताओ, सारे तुम लोग ये जानते हो ना, सभी ग्रह क्या कर रहा है, सूर्य का परिक्रमा कर रहा है। तो सूर्य कहाँ है, केंद्र में है, ठीक है। तुम जैसे डायग्राम देखते हो तो उसमें कैसे रहता है, मैं बता रहा हूँ। जैसे सूर्य यहाँ पे रहता है, ठीक है, ये वाला सूर्य है, तो फिर ये ऐसे रहता है डायग्राम, ठीक है। कभी केंद्र में रहता है तो दोनों ओर का डिस्टेंस ज़्यादा रहता है, ये ऐसे टाइप का रहता है, इसका डायग्राम ऐसे ही रहता है ना, ठीक है। इसका मतलब क्या है, सूर्य केंद्र में नहीं रहता है, सूर्य नाभि में रहता है, ठीक है। अब नाभि क्या होता है, जो मैथ्स लिए हैं उनको पता है ना, जो दीर्घवृत्त पढ़ते हो, दीर्घवृत्त ऐसे बनता है, ठीक है। तो यहाँ पे एक नाभि रहता है और यहाँ पे एक और नाभि रहता है, तो ये इसका नाभि है। तो इस टाइप के रहते हैं सूर्य, ठीक है। सूर्य केंद्र में नहीं है, सूर्य नाभि में है, ठीक है। ये पहला नियम हो गया। पहला नियम क्या था केपलर का, कि सभी ग्रह क्या करते हैं, सूर्य के चारों ओर परिक्रमा करते हैं। दूसरा नियम क्या था कि परिक्रमा करते हुए जो ग्रह है उसको एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक जाने में जो समय लगेगा, वही समय उसको तीसरे से चौथे पॉइंट पर जाने में लगेगा, ठीक है। जैसे ये क्या है, ए है, बी है, सी है और डी है। तो ए से बी तक जाने में जो समय लगेगा वही समय कितने में लगेगा, सी से डी पॉइंट तक, ठीक है। ये दोनों थ्योरी है, इसमें मैथमेटिकल नहीं है। मैथमेटिकल इसके तीसरे नियम में है। तीसरे नियम में क्या बोला गया है कि किसी ग्रह का परिक्रमण का, मतलब किसी ग्रह सूर्य की परिक्रमा करता है तो उसका परिक्रमण काल, ठीक है, उसका परिक्रमण काल का वर्ग उसके बीच की दूरी के घन के अनुक्रमानुपाती होता है। ये क्या है, परिक्रमण काल का वर्ग उसके बीच की दूरी के घन के अनुक्रमानुपाती होता है। ये किसका नियम है, केपलर का तृतीय नियम, ठीक है। इसको लिख लो, केपलर का तृतीय नियम। दोनों नियम बस थ्योरी है, ठीक है, तृतीय नियम बस थोड़ा सा उसमें है। इसको शुरू तरफ दिया भी होगा,
चलो फिर से वही कॉन्सेप्ट पे एक सवाल है, लेकिन इस वाले सूत्र में है, ठीक है। क्वेश्चन लिखना है, यदि पृथ्वी की सूर्य से दूरी यदि पृथ्वी की सूर्य से दूरी वर्तमान दूरी की 1/4 हो, पृथ्वी की सूर्य से दूरी वर्तमान दूरी की 1/4 हो, तो परिक्रमण काल कितने वर्ष का होगा? तो परिक्रमण काल कितने वर्ष का होगा? सवाल समझ में आ रहा है? देखो, पृथ्वी की दूरी से जो दूरी है, वास्तविक दूरी है, उसको हमको क्या करना है? वास्तविक दूरी का 1/4 भाग लेना है। तो उस टाइम पे उसको एक परिक्रमा करने में कितना समय लगेगा, कितने वर्ष का समय लगेगा, वो हमको पूछा जा रहा है, ठीक है। बन जाएगा, बना के देखो। दूरी को क्या ले लेना है? 1/4 ले लेना है, ठीक है। समझ में आ रहा है? दूरी को कितना ले लेना है? 1/4। पहले तो आपको क्या निकालना पड़ेगा? पहले पृथ्वी से वास्तविक दूरी निकालोगे, r1 या r2 जो भी मान लेना, ठीक है। उसके बाद प्रश्नानुसार r2 का मान r1 के 1/4 होगा। जैसे वास्तविक दूरी को आप क्या मान लोगे? r1, ठीक है। और उसके बाद प्रश्नानुसार जो दूरी है, जो 1/4 दूरी है, उसको क्या मान लोगे? r2। तो r2 मानोगे तो r2 का मान कितने के बराबर हो जाएगा? r1/4 के बराबर, ठीक है। फिर दोनों का क्या कर लेना? अनुपात ले लेना। पहले का अनुपात मतलब ये वाला पहला, इसको T1 r1, नीचे में क्या हो जाएगा? T2 r2, क्योंकि 2 बार कर निकालना है ना। पहले तो वास्तविक समय हो जाएगा, और जब दूरी को चेंज कर रहे हो उसके लिए परिक्रमण काल, तो 2 टाइप का निकलेगा ना। समझ में आ रहा है? चलो देखते हैं। थोड़ा सा सवाल मतलब ज़्यादा कुछ नहीं बोला गया है तो कठिन हो सकता है। जो सवाल ज़्यादा कुछ नहीं बोला रहता है वही ज़्यादा कठिन रहता है, ठीक है, क्योंकि उसमें सारा चीज़ अपने से निकालना रहता है, अपने कॉन्सेप्ट लगाना पड़ता है। सबका मान दे दिया रहता है, वहाँ पे तो दिक्कत नहीं होता है, लेकिन जो सवाल छोटा रहता है वहाँ पे दिक्कत होता है। सवाल को अच्छे से पढ़ो, क्या बोला जा रहा है सवाल में। यदि पृथ्वी की सूर्य से दूरी वर्तमान दूरी की 1/4 हो, तो परिक्रमण काल कितने वर्ष का होगा? तो जब मान के चलिए, जब सूर्य और पृथ्वी की वास्तविक दूरी, पृथ्वी की सूर्य से दूरी कितना मान लेते हैं? r1 बराबर हम मान लेते हैं r है, ठीक है। और परिक्रमण काल कितने का होता है भाई? परिक्रमण काल t कितने का होता है? 1 वर्ष का होता है ना। यही होता है ना, 1 साल 365 दिन मतलब 1 साल, ठीक है। प्रश्नानुसार पृथ्वी की सूर्य से दूरी कितना मान लेते हैं? r2। और ये कितना है? r2 जो है वो r1 के 1/4 है, और r1 का मान क्या है? r लिए है तो 1/4, ठीक है। माना परिक्रमण काल कितना मान लेंगे अपने से? T1 मान लिया, तो इसको T2 मान लेते हैं, तब हमको क्या लेना है? दोनों का अनुपात लेंगे। क्या होता है? फार्मूला क्या होता है? T² r3, ठीक है। या आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, T² बराबर r3, क्योंकि जो नियतांक आएगा k आएगा, ऐसा ही में उसका मान 1 ले लेते हैं, तो फिर से वही आ जाएगा। यहाँ से देखो,
आप क्या कर सकते हो, जो t का मान है वो पूरा पूरा किस पर निर्भर करता है, r पर निर्भर करता है, ठीक है। तो पहले जो समय था, पहले जो समय जो भी परिक्रमण काल लग रहा था वो भी किस पर निर्भर कर रहा था, r पर निर्भर करेगा, ठीक है। तो दूसरा वाला जो परिक्रमण काल होगा वो भी किस पर निर्भर करेगा, r पर ही निर्भर करेगा, है ना। तो हम क्या कर सकते हैं, ऐसे कंडीशन में दोनों का अनुपात ले सकते हैं, मतलब कि इधर t1 और t2 का स्क्वायर, तो बराबर क्या लिख सकते हैं, r1 और r2 का क्यूब, ठीक है। अब r2 का मान कितने के बराबर है, देखो r1 का मान r के बराबर है और r2 का मान r का 1/4 भाग, तो t1 का स्क्वायर t2 का स्क्वायर, r1 का मान r, तो r का क्यूब, r2 का मान r/4 का क्यूब, यही होगा। t1 तो 1 है तो तुम चाहे तो यहीं से 1 ले सकते हो, ठीक है। यहाँ से क्या हो जाएगा, देखो r का क्यूब, नीचे में भी r का क्यूब, 4 का क्यूब मतलब 64, ये वाला हर में बट्टे में है और हर में बट्टे में रहता है तो उसका हर ऊपर चला जाता है, तो 1/t², r क्यूब से r क्यूब कैंसिल कर सकते हो या बाद में भी कर देना, तो ये क्या हो जाएगा 64, ठीक है। और 1/t2 का स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, r क्यूब से r क्यूब कैंसिल, कितना आ गया 64, ठीक है। इस इधर को पलट दो उधर भी पलट जाएगा, ठीक है। मतलब इधर को ऊपर कर, इधर का हर और अंश को एक्सचेंज करोगे तो इसके अंश में कुछ नहीं मतलब 1 है, तो दोनों तरफ एक्सचेंज हो जाएगा, तो t2 का स्क्वायर ये कितना हो जाएगा 1/64, स्क्वायर को उधर भेज दो कितना हो जाएगा 1/64, स्क्वायर बन जाएगा, 1 का करनी 1 का मान 1, 64 का मान 8, तो t2 का मान कितना निकला 1/8 वर्ष, ठीक है। देखो सवाल में क्या था, यहाँ से तो बना लोगे, यहाँ जो शुरुआत में था वो मुश्किल था, मुश्किल दो, यहाँ पे कैसे समझना है, क्योंकि जो t का मान है वो पूरा पूरा किस पर निर्भर कर रहा है, r पर निर्भर कर रहा है ना। मतलब जो वास्तविक उसका परिक्रमण काल है मान लेते हैं वो किस पर निर्भर करता है, r पर निर्भर करता है। तो अगर बाद में उसको दूरी को कम करेंगे या घटाएंगे तो वो भी किस पर निर्भर करेगा, r पर ही निर्भर करेंगे। अगर दूरी को कम करेंगे तो क्या होगा, जल्दी से मतलब जल्दी परिक्रमा कर लेगा, दूरी को बढ़ा देंगे तो क्या होगा, परिक्रमा करने में ज़्यादा टाइम लगेगा, है ना, दूरी बढ़ जाएगा। तो इसका मतलब क्या है, जो r का मान है वो पूरा पूरा किस पर निर्भर कर रहा है, सॉरी t का मान वो पूरा पूरा r पर निर्भर करता है। तो हम इस कंडीशन में दोनों का अनुपात लेके एक का वैल्यू हम निकाल सकते हैं, ठीक है। चलो और कुछ तो नहीं बचा है, कक्षीय चाल हो गया, ग्रहों में भार हीन था। जैसे एक छोटा सा कॉन्सेप्ट है, कॉन्सेप्ट क्या है, जैसे अंतरिक्ष यात्री रहते हैं, है ना, अंतरिक्ष यात्रियों का भार अंतरिक्ष में पता नहीं चलता है, ठीक है। क्यों पता नहीं चलता है, नहीं पता चलता है ना। और ये भी सुने कि अंतरिक्ष यात्री वहाँ पे उड़ते रहते हैं, चलते नहीं हैं, ठीक है। क्यों नहीं चलते, क्योंकि उनको अब प्रतिक्रिया बल नहीं मिल पाता। भाई हम चल रहे हैं तो हमको पृथ्वी से क्या मिल रहा है, प्रतिक्रिया बल मिल रहा है, वहाँ ऊपर में प्रतिक्रिया बल नहीं मिल रहा है, इसीलिए उनका वेट भी पता नहीं चलता है। भाई अभी मुझको भार कैसे पता चलेगा, मैं जितना बल लगा रहा हूँ पृथ्वी पर कितने के बराबर लगाऊंगा, अपने भार के बराबर, है ना। वहाँ पर तो आप किसी पे बल नहीं लगा रहे हो, तो इसलिए वहाँ पे भार क्या मानते हैं, जीरो, मतलब कि वहाँ पे अंतरिक्ष यात्रियों को भार नहीं निकाल पाते, जीरो के बराबर होता है। क्यों बराबर, क्यों जीरो हो जाता है, क्योंकि वहाँ पे प्रतिक्रिया बल नहीं मिलता, ठीक है, याद रखना इसको। बाकी अब सवाल करके आना बहुत सारे, कुछ डाउट होंगे तो बताना, और ठीक है, सवाल करोगे तब डाउट निकलेगा, और सवाल ही नहीं करोगे तो डाउट कहाँ से आएगा, है ना। तुम बनाओगे ही नहीं तो डाउट कहाँ से क्रिएट होगा, जब बनाओगे ईमानदारी से तो डाउट पक्का निकलेगा, कुछ ना कुछ कहीं पे तो फंसोगे, हो सकता है कैलकुलेशन में फंसोगे, है ना। तो जब तक बनाओगे नहीं तो डाउट आएगा भी नहीं। चलिए गुरुत्वाकर्षण निपट गया, अब कौन सा बच गया,
बंद कर दूँ क्या इसको?